जब भी इस देश की मुख्यधारा की राजनीति हमारे टेलीविज़न चैनल्स या हमारे स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाता है तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हमारे दिमाग में केवल दो ही छवियां बनाई जाती हैं। पहली छवि कि वे शोषितों और दलितों के मसीहा थे और दूसरी छवि कि वे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने देश का कानून लिखा था। हर साल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को देश के बड़े बड़े राजनेता मंचों पर आते हैं, उनके नाम की कस्में खाते हैं, माला चढ़ाते हैं, अपना चुनावी फायदा देखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बाबा साहब के विशाल बहुआयामी और वैश्विक व्यक्तित्व की केवल 10% ही सच्चाई है। बाकी का 90% सच इतिहास की उन मोटी मोटी फाइलों में इस कदर जानबूझकर दबा दिया गया है कि आज की आधुनिक और पढ़ी लिखी पीढ़ी को उसके बारे में भनक तक नहीं है। हमारे इतिहासकारों ने हमें यह तो रटा दिया कि बाबा साहब ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने हमसे वह सच क्यों छुपाया जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था, हमारे काम करने के तौर तरीके, हमारी राष्ट्रभाषा और हमारी सीमाओं को तय किया था। क्या यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक सेंसरशिप नहीं है? आज हम बाबा साहब के जीवन के उस अनसुने, क्रांतिकारी और हैरान कर देने वाले हिस्से को खंगालेंगे जो किसी भी स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाया जाता। आज बात होगी उस कड़वे और प्रमाणिक सच की जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की लिखी एक आर्थिक किताब की बदौलत पैदा हुआ था? क्या आप जानते हैं कि आज जो आप हफ्ते में केवल 5 दिन काम करते हैं और दिन में 8 घंटे की नौकरी करते हैं, वो किसी मजदूर संगठन या आंदोलन ने नहीं बल्कि खुद बाबा साहब ने अंग्रेजी हुकूमत से अकेले लड़कर पास करवाई थी। और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 का सबसे पहला और सबसे कड़ा विरोध किसी दक्षिणपंथी नेता ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर किया था? क्या आप जानते हैं कि मुंबई में बना उनका घर राजगृह कोई साधारण मकान नहीं बल्कि उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तित्व लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं? और क्या आप जानते हैं कि भारत की जिस संस्कृत भाषा को आज कुछ लोग पुरानी भाषा कहते हैं, उसे बाबा साहब इस देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे ताकि उत्तर और दक्षिण भारत का विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशान सिंह और आपके अपने चैनल पर आज की इस विशेष मेगा केस स्टडी में हम बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 8 ऐसे अनसुने, प्रमाणिक और धमाकेदार अध्यायों का पर्दाफाश करेंगे जो आज तक आपसे छुपाए गए। इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज आपको इतिहास के सबसे बड़े और वास्तविक सिंबल ऑफ नॉलेज से मिलने का मौका मिलेगा। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1925 में। भारत पर अंग्रेजों की क्रूर हुकूमत का राज था। उस समय भारत की अपनी कोई केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी जिससे देश का पूरा व्यापार, कर प्रणाली और आम जनता की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत भारत के सोने और चांदी को लूटकर लंदन भेज रही थी और भारतीय रुपया अपनी साख खो रहा था। इस भारी वित्तीय संकट को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा और फाइनेंस की जांच करने के लिए एक बहुत बड़े शाही आयोग का गठन किया जिसे हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है। यह कमीशन जब भारत की ज़मीन पर उतरा तो इसके जितने भी अंग्रेज अधिकारी और अर्थशास्त्री सदस्य थे वे अपने हाथों में एक भारतीय विद्वान की लिखी किताब को लेकर घूम रहे थे। वो किताब किसी अंग्रेज प्रोफेसर की नहीं थी बल्कि वो किताब थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की डॉक्टरल थीसिस जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि बाबा साहब केवल बैरिस्टर या कानूनविद नहीं थे, वे अपने दौर के पूरी दुनिया के सबसे जीनियस अर्थशास्त्रियों में से एक थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में जो डिग्रियां ली थीं वे उस समय किसी भी भारतीय के लिए एक सपने जैसी थीं। अपनी इस ऐतिहासिक किताब में बाबा साहब ने वैज्ञानिक और गणितीय आंकड़ों के साथ साफ साफ समझाया था कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारतीय रुपए की एक्सचेंज वैल्यू को जानबूझकर अपनी मर्जी से गिरा रही है ताकि ब्रिटेन का फायदा हो सके। उन्होंने लिखा था कि भारत को एक ऐसे स्वायत्त और केंद्रीय बैंक की तुरंत जरूरत है जो देश की पूरी मौद्रिक नीति और मुद्रा के प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित कर सके। हिल्टन यंग कमीशन के सामने जब बाबा साहब खुद गवाही देने पहुंचे तो उनके तर्कों और आर्थिक समझ को देखकर अंग्रेज दंग रह गए। कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने बाबा साहब की
इस किताब के हर एक पन्ने को बारीकी से पढ़ा और उसी किताब में दिए गए आर्थिक ब्लूप्रिंट, दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस के आधार पर साल 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का पूरा कानूनी मसौदा तैयार किया, जो आगे चलकर 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ। यानी आज जिस आरबीआई के फैसलों पर भारत की पूरी जीडीपी टिकी है, जिसे देश के बैंकों का बैंक कहा जाता है, उसकी वैचारिक, तकनीकी और आर्थिक नींव रखने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। लेकिन विडंबना देखिए कि आज जब आप आरबीआई की चमचमाती वेबसाइट खोलेंगे या उसके इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वहाँ बाबा साहब का नाम आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतिहास के इस बहुत बड़े पन्ने को जानबूझकर गायब कर दिया गया ताकि बाबा साहब की छवि को सिर्फ एक सीमित कोष्टक में बंद रखा जा सके। लेकिन सच को कितना भी छुपाया जाए, वो दस्तावेजों से कभी मिट नहीं सकता। अब बात करते हैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई की जो इस वीडियो को देख रहे हैं हर एक नौकरी पेशा व्यक्ति, कॉर्पोरेट कर्मचारी, मजदूर और मिडिल क्लास परिवार से सीधी जुड़ी है। आज आप चाहे किसी बड़ी टेक कंपनी में 9 से 5 की डेस्क जॉब करते हों, किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क हों या किसी फैक्ट्री में इंजीनियर, आप दिन में औसतन 8 घंटे ही काम करते हैं। हफ्ते में आपको 2 दिन या कम से कम 1 दिन का वीकली ऑफ मिलता है। अगर कंपनी आपसे निर्धारित समय से 1 घंटा भी ज़्यादा काम कराती है तो देश के कानून के अनुसार आपको ओवरटाइम का पैसा मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी व्यस्त जिंदगी से 2 मिनट निकाल कर यह सोचा है कि भारत के इतिहास में यह 8 घंटे का काम करने का नियम किसने और कैसे बनाया? आज़ाद भारत से पहले यानी ब्रिटिश काल और जमींदारी प्रथा के दौरान भारतीय मजदूरों की स्थिति इंसानों जैसी नहीं बल्कि बंधुआ जानवरों जैसी थी। मीलों, कपड़ा कारखानों और कोयले की खदानों के मालिक भारतीय मजदूरों से दिन में 12 से 14 घंटे बिना रुके अमानवीय और खतरनाक स्थितियों में काम करवाते थे। काम के दौरान अगर कोई मजदूर घायल हो जाता या मर जाता तो उसे फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी। ना कोई छुट्टी का नियम था, ना बीमार होने पर वेतन मिलने की व्यवस्था थी और ना ही महिला कर्मचारियों के लिए कोई विशेष सुरक्षा थी। इस कड़े और जानलेवा शोषण को अपने दम पर बदलने का काम किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। साल 1942 से 1940 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाबा साहब को ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में लेबर मेंबर बनाया गया। मंत्री का पद संभालते ही बाबा साहब ने देश की पुरानी लेबर कानूनों की फाइलें मंगवाई और अंग्रेजी हुकूमत और देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने एक ऐसा बिल रख दिया जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में आयोजित इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7वें सत्र में बाबा साहब ने अपनी पूरी कानूनी और तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत में काम के घंटों को 14 से घटाकर आधिकारिक रूप से 8 घंटे करने का ऐतिहासिक कानून पास करवाया। पूंजीपतियों ने इसका बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि इससे उनका प्रोडक्शन घट जाएगा, लेकिन बाबा साहब अपने फैसले पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, आज जो हमारी माताओं और बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान स्वेतन मैटरनिटी लीव मिलती है, जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वेतन से प्रोविडेंट फंड कटता है, कारखानों में मिलने वाला ओवरटाइम अलाउंस, मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा देने वाली कर्मचारी राज्य बीमा योजना और देश भर में युवाओं को रोजगार की जानकारी देने वाली नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसी, ये सारे के सारे आधुनिक और प्रगतिशील कानून अकेले बाबा साहब ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान भारत की धरती पर लागू करवाए थे। वे केवल एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, वे इस देश के हर उस नागरिक के हक के मसीहा थे जो सुबह उठकर मेहनत की कमाई करने घर से बाहर निकलता है। लेकिन आज कॉरपोरेट इंडिया के इन वातानुकूलित और चमचमाते दफ्तरों में बैठकर चाय पीने वाले लोग बाबा साहब की इस महान देन को पूरी तरह भूल चुके हैं। अब हम इतिहास के उस सबसे बड़े और सबसे विवादित राजनीतिक सस्पेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे पिछले कई दशकों से हमारे देश के वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने बहुत ही चालाकी से दबाने और छुपाने की कोशिश की है। यह विवाद जुड़ा है जम्मू कश्मीर को भारत के भीतर एक विशेष और अलग दर्जा देने वाली धारा 370 से। साल 1949 में जब भारत के संविधान को लिखने की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में थी, तब कश्मीर के कद्दावर नेता शेख अब्दुल्ला देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक विशेष प्रस्ताव लेकर पहुंचे। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर का भारत में विलय तो हो, लेकिन उसे एक ऐसा विशेष दर्जा मिले जहां भारत की संसद के कानून सीधे लागू ना हो सकें। कश्मीर का अपना अलग झंडा हो, उसका अपना अलग संविधान हो
और भारत का कोई भी आम नागरिक कश्मीर की धरती पर जाकर ज़मीन ना खरीद सके और ना ही वहाँ का नागरिक बन सके। पंडित नेहरू कश्मीर के मामले में बहुत ज़्यादा भावुक थे और वे शेख अब्दुल्ला के इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। लेकिन नेहरू जानते थे कि देश का नया संविधान बन रहा है और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और देश के कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लिखित सहमति के बिना यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को इस बात के लिए राजी करने के लिए बाबा साहब के पास भेजा। जब शेख अब्दुल्ला ने बाबा साहब के दफ्तर में बैठकर उनके सामने धारा 370 का पूरा प्रस्ताव रखा और उसके फायदे गिनाने शुरू किए तो बाबा साहब का प्रखर राष्ट्रभक्त रूप सामने आया। उन्होंने शेख अब्दुल्ला के प्रस्ताव को बीच में ही रोका और उनकी आंखों में आंखें डालकर जो शब्द कहे थे वे आज भी इतिहास के पन्नों में चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। बाबा साहब ने साफ और कड़े शब्दों में कहा था, आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर की सीमाओं की रक्षा करे, आप चाहते हैं कि भारत के सैनिक आपके राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करें, आप चाहते हैं कि भारत का खजाना कश्मीर के विकास के लिए मुफ्त में अपने पैसे दे, लेकिन इसके बदले में आप भारत को कश्मीर में शून्य अधिकार देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भारत के नागरिकों को कश्मीर में कोई हक ना मिले और वे वहाँ विदेशी बनकर रहें। मैं इस स्वतंत्र भारत का कानून मंत्री हूँ। मैं अपने देश और अपनी मातृभूमि के साथ ऐसा विश्वासघात जीते जी कभी नहीं करूँगा। मैं इस अलगाववादी धारा को भारत के संविधान में कभी शामिल नहीं होने दूंगा। बाबा साहब अखंड भारत के कट्टर समर्थक थे। वे अपनी दूरदर्शी सोच से बहुत पहले ही भांप गए थे कि धारा 370 भविष्य में कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के बजाय उसे हमेशा के लिए अलग करने का एक कानूनी जरिया बन जाएगी और वहाँ उग्रवाद को बढ़ावा देगी। जब बाबा साहब ने इस बिल को ड्राफ्ट करने से साफ इनकार कर दिया तो पंडित नेहरू ने अपनी प्रधानमंत्री की शक्तियों का इस्तेमाल किया और बाबा साहब को इस पूरे मामले से पूरी तरह दरकिनार कर दिया। नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी के एक अन्य सदस्य गोपाल स्वामी आयंगर को यह काम सौंपा और पिछले दरवाजे से चोर रास्ते से धारा 370 को संविधान के मसौदे में शामिल करवा दिया। बाबा साहब इस फैसले से इतने ज्यादा आहत और नाराज थे कि उन्होंने संसद के भीतर इस धारा पर होने वाली बहस में हिस्सा लेने तक से मना कर दिया था। सोचिए, जिस महान व्यक्ति को आज कुछ स्वार्थी तत्व देश को जातियों में बांटने वाली राजनीति से जोड़ते हैं, वे वास्तव में इस देश की अखंडता और संप्रभुता के सबसे बड़े और पहले पहरेदार थे। वीडियो के इस 5वें अध्याय में हम बाबा साहब की उस अद्भुत और वैज्ञानिक दूरदर्शिता की बात करेंगे जिसने भारत को आज़ादी के बाद अकाल, सूखे और बाढ़ की विभीषिका से बचाया था। हम में से अधिकांश लोगों ने स्कूल की किताबों में यह पढ़ा होगा कि साल 1927 में बाबा साहब ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसे महाड़ सत्याग्रह कहा जाता है, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इसे केवल एक सामाजिक आंदोलन की तरह पढ़ाया। आइए इसकी गहराई को समझते हैं। महाड़ का वो आंदोलन किसी मंदिर में प्रवेश की लड़ाई नहीं थी, वो एक सार्वजनिक तालाब से केवल पानी पीने और उसे छूने की लड़ाई थी। बाबा साहब का मानना था कि पानी, हवा और धूप प्रकृति की देन है और इन पर देश के हर नागरिक का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे उसकी जाति या वर्ग कुछ भी हो। पानी की इसी मूल महत्ता को उन्होंने आगे चलकर पूरे देश के पैमाने पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रनीति में बदल दिया। जब आज़ादी से पहले बाबा साहब वायसराय की काउंसिलिंग के सदस्य और देश के जल संसाधन मंत्री बने तो उन्होंने देखा कि भारत एक ऐसा देश है जहां मानसून के दिनों में कुछ राज्यों में भयंकर बाढ़ आती है और करोड़ों का नुकसान होता है, जबकि उसी समय कुछ अन्य राज्यों में पानी की एक एक बूंद के लिए सूखा पड़ जाता है। इस प्राकृतिक असंतुलन को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने दुनिया का सबसे पहला नदी जोड़ो अभियान और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का पूरा खाका तैयार किया। आज जो आप उड़ीसा का महान और भव्य हीराकुंड बांध देखते हैं या पश्चिम बंगाल और झारखंड को बाढ़ से बचाने वाला दामोदर घाटी प्रोजेक्ट देखते हैं या फिर सोन नदी पर बना बांध देखते हैं, इन विशाल और ऐतिहासिक बांधों की पूरी कल्पना, उनका इंजीनियरिंग डिजाइन और उनकी वित्तीय मंजूरी अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मंत्रालय के दौरान करवाई थी। वे जानते थे कि बांध बनाने से न केवल बाढ़ रुकेगी बल्कि उससे जो नहरें निकलेंगी वे भारत के गरीब किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएंगी और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाती चली जाएंगी। इसके साथ ही भारत को फैक्ट्रियों और विकास के लिए बिजली की ज़रूरत होगी।
इसलिए उन्होंने देश की बिजली व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड की स्थापना की, जिसे आज हम ग्रिड प्रणाली कहते हैं। वे भारत को एक ऐसा आधुनिक और समृद्ध देश बनाना चाहते थे जहां पानी और बिजली हर गरीब के घर तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। लेकिन आज जब इन बांधों पर बड़े बड़े नेता फीता काटते हैं तो देश के इस असली वोटरमैन का नाम कहीं खो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान अपने जीवन में कितनी किताबें खरीद सकता है? 100, 200, 500 या बहुत हुआ तो 1000। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जो यह साबित कर देगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है। मुंबई के दादर में एक ऐतिहासिक इमारत खड़ी है जिसका नाम है राजगृह। आमतौर पर लोग घर इसलिए बनवाते हैं ताकि उनका परिवार वहाँ ऐशो आराम से रह सके, लेकिन बाबा साहब ने इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा घर बनवाया जिसका मुख्य उद्देश्य इंसानों को रखना नहीं बल्कि उनकी खरीदी हुई किताबों को सुरक्षित रखना था। जी हाँ, राजगृह के निर्माण के पीछे बाबा साहब का एकमात्र जुनून उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जो उस समय की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से भी अधिक अमूल्य और दुर्लभ किताबें मौजूद थीं। किताबों के प्रति बाबा साहब का यह प्यार किसी दीवानगी से कम नहीं था। उनके करीबियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बाबा साहब अपनी भूख प्यास भूलकर अपने इलाज के पैसे बचाकर सिर्फ किताबें खरीदा करते थे। जब वे साल 1930-31 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत का पक्ष रखने गए थे तो वहाँ के बाकी भारतीय नेता और राजा महाराजा लंदन के महंगे होटलों और बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब लंदन की पुरानी और ऐतिहासिक किताबों की दुकानों में बैठकर रात रात भर रिसर्च करते थे। जब वो सम्मेलन खत्म हुआ और बाबा साहब भारत लौट रहे थे तो उनके साथ कपड़ों का कोई बड़ा संदूक नहीं था, बल्कि वे अपने साथ किताबों से भरे पूरे 32 बड़े बड़े बक्से पानी के जहाज से भारत लेकर आए थे। बाबा साहब का नियम था कि वे रोज रात को 11 बजे पढ़ने बैठते थे और सुबह के 4 या 5 बजे तक लगातार पढ़ते थे। वे एक दिन में औसतन 700 से 800 पन्ने पढ़ लिया करते थे। उनकी इस लाइब्रेरी में कानून, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, धर्म और विज्ञान की दुनिया की सबसे दुर्लभ कॉपियां मौजूद थीं। आज के समय में जब लोग सोशल मीडिया पर 15 सेकंड की रील्स देखकर खुद को बुद्धिमान समझते हैं, तब बाबा साहब का यह 50,000 किताबों का साम्राज्य हमें यह याद दिलाता है कि वास्तविक बदलाव और क्रांति बंदूक की गोली से नहीं बल्कि किताबों के भीतर छिपे ज्ञान की ताकत से आती है।